तो कल शाम वाली क्लास में जो था हमने डिस्कस किए थे जो हमारे टॉपिक्स थे। वहाँ पे हमने जो टॉपिक्स कवर अप किए थे उसमें हमने टॉपिक कवर किए थे आपके, एक तो आपका समास, ठीक है, और साथ में आपका हमने कवर अप किया था, समास के साथ हमने कवर अप किया था, एक समास किया था, क्रिया किया था। तो कल मैंने आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे अपने जो वाक्य होते हैं, उसी तरह अपने काल होते हैं या उनके वाच्य होते हैं, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह जो है हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वाक्य होते क्या हैं, क्योंकि वाक्य के बिना जो है काल और जो आने वाले हमारे टॉपिक्स हैं वो अनकम्प्लीट रहेंगे। तो इस तरह हम पहले बात करेंगे वाक्य क्या होते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो हमारे 8 भेद हैं, रचना के और बनावट के आधार पर वाक्य के हमारे 3 भेद हैं। अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछे कि वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के हमारे 8 भेद हैं और रचना के और बनावट के आधार पर वाक्य के हमारे 3 भेद हैं। अब इस तरह हम बात करें रचना और बनावट के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इनको सही से। वाक्य वही होते हैं कि जैसे सिंपल सेंटेंस, सिंपल वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं जो हम यूज करते हैं। तब यहाँ पे सबसे पहले इसके भेद देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य यानी मिक्स सेंटेंस, अंग्रेजी इंग्लिश में बोलेगा मिक्स सेंटेंस। ठीक है, इस तरह हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा सरल वाक्य है, सरल वाक्य क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य में हम इसकी जो परिभाषा समझें कि क्या होती है। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य, एक विधेय हो, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए समझे, नोट के लिए समझे, यहाँ पे कर्ता को उद्देश्य तथा बाकी सभी को विधेय कहते हैं। जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है, उसको उद्देश्य कहते हैं और जो बाकी चीजें उसमें होती हैं उसको विधेय कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इस तरह संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य हमारे पास क्या होते हैं। सिंपल वाक्य मैंने आपको बता दिया, सरल वाक्य की मैंने आपको पहचान बता दी क्या होते हैं। इसी तरह हम संयुक्त वाक्य को समझे। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं हमारे पास, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और आपस में और एवं परंतु तथा लेकिन किंतु परंतु आदि शब्द जुड़े होते हैं, तब संयुक्त वाक्य कहलाता है। मतलब जिन वाक्यों में जो है दो या दो से अधिक सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस जुड़े होते हैं और आपस में उनमें और एवं परंतु तथा लेकिन किंतु पर आदि शब्दों का जो हम यूज करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो उस प्रकार के जो वाक्य को हम कहते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास संयुक्त वाक्य। उदाहरण के लिए हम समझे, यहाँ पे संयुक्त वाक्य का उदाहरण समझते हैं कि क्या किसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे देखो, मजदूर मेहनत करता है लेकिन वह उसे उसके लाभ से वंचित रहता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि दो सरल वाक्य हैं। देखो, एक आ गया मजदूर मेहनत करता है, ठीक, दूसरा आ गया वह उसके लाभ से वंचित रहता है। ठीक, तो ये हमारे दो सरल वाक्य, पहला सरल वाक्य ये है, दूसरा सरल वाक्य ये है यहाँ पे। ठीक, पर इसमें क्या किया गया है, लेकिन शब्द का जो यूज किया गया है, लेकिन एवं परंतु, लेकिन शब्द का यहाँ यूज किया गया है, तो ये हो गया हमारा मिश्रित वाक्य। जब लेकिन शब्द इसके साथ लग गया, दो सरल वाक्यों के साथ जब लेकिन शब्द का हमने प्रयोग किया है, तो ये जो वाक्य हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा संयुक्त वाक्य। इसी तरह आगे एक उदाहरण और समझते हैं इसका, तो यहाँ पे चलते हैं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो, एक वाक्य ये हो गया यहाँ पे सरल वाक्य, दूसरा हो गया असत्य नहीं। तो ये दो वाक्य हो गए, पर यहाँ पे क्या लगा है, पर लग गया है, तो ये क्या बन गया हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। इसी तरह राम घर गया और उसने माँ को देखा। यहाँ क्या गया, राम घर गया, एक वाक्य ये हो गया हमारे पास, मतलब सरल वाक्य ये हो गया हमारे पास, और दूसरा सरल वाक्य हमारे पास हो गया ये, उसने अपनी माँ को देखा। दो सरल वाक्य यहाँ पे हमारे हो गए। ठीक, पर इसमें क्या हुआ, जब हमारा और शब्द इसमें जुड़ गया इन वाक्यों में, इस वाक्य में जब और शब्द जुड़ गया तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। जब और इसमें जो जुड़ा तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया हमारा। तो ये हमारे कुछ संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। अब आप इनकी पहचान अच्छे से कर सकते हो कि कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा सरल वाक्य है। अब हम आएंगे मिश्रित वाक्य के ऊपर। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य अर्थात पहले वाक्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर हो और आपस में जो लेकिन मतलब आपस में जो कि, क्यों, क्योंकि, की आदि, यद्यपि जैसे
जब तक, अब तक आदि शब्दों से जुड़े हो तो वो हमारे क्या होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो पहले सबसे को सही से समझो क्या बोल रहा है। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य, ठीक है, एक मुख्य उपवाक्य हो गया और अन्य आश्रित उपवाक्य अर्थात पहले वाक्य का होना, और ये जो शब्द इसमें दिए गए हैं जो हमारे पास शब्द जो की, क्यों, क्यों की आदि जैसे शब्द इसमें अगर यूज किए जाएं तो वो वाक्य जो हमारा कहलाता है वो हमारा मिश्रित वाक्य कहलाता है। यानी मिश्रित वाक्य इसको कहलाते हैं। अब इसका हम उदाहरण समझेंगे कि उदाहरण के लिए क्या है, इसमें मिश्रित वाक्य किसको बोलते हैं, क्योंकि ये चीज उदाहरण से ही आपको क्लियर हो पाएगी सही से। ऐसे डेफिनेशन तो कोई पढ़ लेगा, समझने मेन बात है समझने की। तो एक हमारे पास उदाहरण देखो, यहाँ पे हमारे पास दिया है, राजनीति अब तक व्यवसाय बनती जा रही है। देखो पहला वाक्य हो गया, राजनीति अब तक जो है व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। तो देखो अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, हमने क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो यहाँ पे देखो पहले क्या डेफिनेशन क्या बोलती है, इसकी डेफिनेशन समझेंगे। जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य, देखो यहाँ पे क्या हो गया, जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य, हो गया राजनीति अब व्यवसाय बनती जा रही है, एक मुख्य वाक्य हो गया, ठीक है। और अन्य आश्रित वाक्य, आश्रित क्या हो गया, आश्रित हो गया गुंडागर्दी के बल पर चलती है। तो ये हमारा क्या हो गया, और साथ में इसमें क्या वर्ड हमने किया, जो का हमने इसमें यूज किया। जब जो का इसमें हमने यूज किया, जो या जब तक हम इसमें यूज करते थे, जो की करते, तो ये जो हमारा मिश्रित वाक्य कहलाता है, ठीक है। अगला हम इसमें उदाहरण समझें, एक उदाहरण और समझते हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे। तो यहाँ पे देखो दो वाक्य हैं हमारे पास, पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पे आश्रित है हमारा, ठीक है, पिताजी जा चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे। तो ये जो हमारे इस टाइप के अगर वाक्य आएंगे, जिस टाइप अगर ये शब्द यहाँ पे यूज होंगे तो ये हमारे क्या होंगे, मिश्रित वाक्य ये कहलाएंगे। अब आपको तीनों वाक्यों की मैंने पहचान बता दी है कि तीनों वाक्य क्या है। सरल वाक्य क्या होता है, अपना संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो वाक्य के जो हमारे अर्थ के आधार पे जो भेद हैं उनके बारे में हम समझेंगे, इनके डिस्कस करेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कैसे हैं। उसके आधार पर मैंने आपको बता दी, रचना के आधार पर मैंने आपको बता दी। अब अर्थ के आधार पर वाक्य को समझेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के हमारे कितने हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक। इसमें अब हम देखें पहला क्या है, विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य पहला है इसमें। तो इसकी हम डेफिनेशन समझे, जिन वाक्यों में कार्य होने का भाव प्रकट होता है, यानी जिन वाक्यों में जो है कार्य होने का जो भाव है वो प्रकट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा विधिवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए समझे, यहाँ पे वर्षा हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है, तो हो रही है ना, कार्य हो रहा है, वर्षा हो रही है। रीना खाना खा रही है, तो रीना क्या कर रही है, खाना खा रही है, तो कार्य का भाव हो रहा है ना, किसी हम इसमें क्या, किसी कार्य का भाव हो रहा है, कोई ना कोई कार्य कर रही है। तो रीना क्या है, खाना खा रही है, रीना एक कार्य कर रही है, खाना खाना भी एक काम है, ठीक है। इस तरह मीरा स्कूल जा रही है, तो मीरा क्या कर रही है, स्कूल जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्य करने का जो भाव हमें प्रकट हो रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो हमारे वाक्य कहलाएंगे विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य हमारे कहलाते हैं। अब आगे चलें, इसमें हम अगला हमारे पास निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, जिनको हम नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, जिनमें नहीं का हम यूज करते हैं। यानी अगर इसको हिंदी में हम समझे तो इसको निषेधवाचक या नकारात्मक बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको समझे तो इसको नेगेटिव सेंटेंस इनको बोलते हैं, ठीक है। समझने के लिए इसकी डेफिनेशन समझे, जिन वाक्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट हो, तो वो जो वाक्य हमारे होते हैं, जिन वाक्यों में जो है कार्य ना होने का भाव जो है प्रकट हो, तो वो वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं, निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए समझे, बीमल खाना नहीं खा रहा, तो यहाँ पे क्या है, कार्य होने का भाव नहीं हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है वो, ठीक है। तो ये हो गया। वर्षा नहीं हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रही है, मतलब कार्य होने का भाव नहीं है, प्रकट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे हमारे, जिनमें नहीं का शब्द यूज किया होगा, सिंपल में समझे, जिसमें नहीं लगा होगा, तो वो वाक्य हमारे क्या होंगे, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य उनको हम कहेंगे। अब इसी तरह हम आगे इसमें समझे, अगला जो हमारे पास वाक्य है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो रहा हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस उनको हम बोलते हैं। जिन वाक्यों में कोई हम प्रश्न पूछते हैं, उदाहरण के लिए जिस तरह हम समझे, तुम कहाँ जा रहे हो,
तुम कहाँ जा रहे हो। अगर इस तरह का जो प्रश्नवाचक का निशान या चिन्ह वहां पे आए तो समझ जाओ प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। कोई प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तुम क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक है। तो ये जो इस तरह के जो वाक्य होंगे जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा होगा, तो उस टाइप के जो वाक्य हमारे होंगे वो प्रश्नवाचक वाक्य हमारे कहलाएंगे। अब हम आगे चलेंगे, जो हमारे पास आज्ञा जो उसमें है वो है हमारे पास आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो हमारा पहले था वो था इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे, जो मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम आएंगे जिसमें जो है हमारे पास अगला है आगे हम चलेंगे आज्ञात्मक वाक्य, ठीक है। जिन वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा, आदेश और उपदेश आदि का बोध हो रहा हो वह वाक्य कहलाते हैं, वह हमारे आज्ञात्मक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में जो प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट की जा रही हो, आज्ञा मांगी जा रही हो, आदेश और उपदेश आदि का बोध हो रहा हो तो वो हमारे आज्ञात्मक वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम समझे तुम यहाँ आओ, तो यहाँ क्या हो रहा है, तुम यहाँ आओ, एक आदेश दिया जा रहा है, तुम यहाँ आओ, तो यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, आदेश इस वाक्य में दिया जा रहा है। या इस तरह तुम दरवाजा खोल लो, तुम्हें आदेश दिया जा रहा है। अगर इस तरह के वाक्य आपसे सामने आ रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वाक्य है, तो आप सीधा बता सकते हो कि ये जो वाक्य हैं हमारे आज्ञावाचक वाक्य हैं, ठीक। आगे चलते हैं, इसमें इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य की हम डिस्कस करें यहाँ पे। इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों से इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो रहा हो। जिन वाक्यों से जो है इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का जो बोध हो रहा हो तब इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। यानी अगर कोई आपको शुभ कामनाएं दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, अगर इस टाइप के वाक्य आपके सामने आते हैं तो वो वाक्य आप समझ जाओ कि वो इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण है, ठीक। उदाहरण के लिए हम समझें, ईश्वर करे आप शिक्षक बन जाएं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईश्वर करे आप शिक्षक बन जाएं, तो आपको यहाँ पे दुआ की जा रही है, आपके लिए यहाँ प्रार्थना की जा रही है, ठीक है। इस तरह आपकी मतलब शुभ कामना, आशीर्वाद को आप एक टाइप से आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि ईश्वर करे कि आप शिक्षक बन जाएं, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, तो यहाँ पे तुम्हें क्या किया जा रहा है, यहाँ पे तुम्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो जाए, उम्र लंबी हो। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे जिसमें इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद का बोध होगा तो वो वाक्य हमारे इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण होंगे, ठीक। आगे चलते हैं, संकेतवाचक वाक्य इसमें आगे हमारे पास है। तो इसमें देखो किसकी परिभाषा क्या बोलते हैं, जिन वाक्यों में संकेत या संभावना, जिन वाक्यों में संकेत या बोध हो तथा संकेतवाचक वाक्य कहलाता है, अर्थात पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। अगर जिन वाक्यों में कोई संकेत या संभावना का बोध हो और तथा संकेतवाचक वाक्य कहलाता है, अर्थात पहली क्रिया जो है पहली क्रिया का जो होना है दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो वह हमारा संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे, यदि कठिन परिश्रम करते तो प्राप्त हो जाता, तो इस अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, ठीक है। अगर परिश्रम करते तो पास हो जाते, पहला वाक्य था अगर परिश्रम करते तो पास हो जाते। दूसरा था हमारे पास अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती थी। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पहली क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर है। देखो यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, तो पहली क्रिया होगी कठिन परिश्रम, दूसरा क्या होता है पास हो जाते। तो पहली क्रिया जो दूसरी क्रिया पे जो है मतलब निर्भर है। यहाँ पे हमें संकेत भी दिया जा रहा है कि अगर जो है हम कठिन परिश्रम करते, कठिन काम करते, अच्छी मेहनत करते, हार्ड वर्क करते, तो जो क्या था तो वो पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो अगर वाक्य आपके सामने आए तो वो हमारे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए हम आगे चले, इसमें जो अगला हमारे पास टॉपिक्स है इसमें देखेंगे कौन सा है। अगला है हमारे पास संदेहवाचक वाक्य। इसमें संदेहवाचक वाक्य पढ़े, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो, जिन वाक्यों में जो है संदेह या संभावना का बोध हमें हो रहा है तो वो हमारे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, शायद रात में बारिश हो, शायद रात में बारिश हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है, शायद रात में बारिश हो। अगर इस टाइप के वाक्य आपके सामने आए तो समझ जाओ ये संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण है, या संदेहवाचक वाक्य को हम कहेंगे। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, अगला हमारे पास विस्मादिबोधक वाक्य। विस्मादिबोधक वाक्य ये लास्ट है इसमें। तो इसमें देखोगे क्या बोलते हैं, इसमें बता रहा है
तो विस्मादि बोधक वाक्य क्या है? आश्चर्य व्यक्त करने वाले भाव को जो है मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अगर कोई आश्चर्य प्रकट कर रहा है, जैसे उदाहरण के लिए वाह कितना सुंदर फूल है, मतलब एकदम आश्चर्य से बोल रहा है वाह क्या कितने अच्छा फूल है, वाह क्या कितनी अच्छी पुस्तक है, और इस तरह का कोई वाक्य उदाहरण आए या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको ऐसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अगर ये साइन आए तो समझ जाओ तो ये जो वाक्य हमारे हैं ये क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य के उदाहरण है। अब हम चलेंगे अपने काल के ऊपर, जो हमारे जिनको हम टेंस बोलते हैं, टेंस को डिस्कस करेंगे। अब देखो काल क्या होते हैं, सबसे पहले समझे काल, ये हमारा टॉपिक है। काल क्या है? काल का अर्थ है समय या मौत, ठीक है। काल का अर्थ है समय या मौत, ठीक है। उदाहरण के लिए समझे परिभाषा क्या बोलती है? क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने का हमें पूर्वानुमान या अपूर्णता का बोध हो, कि मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का हमें बोध हो तो वह उसे हम काल कहते हैं। जो हमारा क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हमें ज्ञात हो तो वो हमारा काल कहलाता है। उदाहरण के लिए अब समझे काल के कितने भेद हैं हमारे पास? काल के हमारे पास 3 भेद है। पहला हमारे पास आता है भूतकाल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्या हो गया हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। वर्तमान क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और भविष्य काल हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये काल के हमारे पास भेद है, ठीक। तो यहाँ पे भूतकाल को हमारे कितने हैं? 6 हैं, वर्तमान काल के 5 हैं, भविष्य काल के 6 हैं। आगे इनके भेद है मतलब है, ठीक है। इनको आगे डिवाइड किया गया है, यानी कि जैसे मतलब हमारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से इनको आगे बांटा गया है, ठीक। तो ये इस काल के भेद है। आगे हम चले इसमें भूतकाल क्या होता है हमारा। वो पहले हम भूतकाल को समझे। जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय का के होने की पूर्णता का या अपूर्णता का हमें बोध होता है। मतलब जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो वह हमारा भूतकाल कहलाता है। और फिर हम इसके तरह समझे हम, जैसे क्या है सामान्य, इसमें जो पहला है इसका सामान्य भूतकाल, उसकी पहचान क्या है? धातु में अगर किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी, ये, ई या अथवा चुक्का, चुक्की आदि टाइप के शब्द आए तो समझ जाओ सामान्य भूतकाल के वाक्य हैं। अगर धातु किसी वाक्य के अंत में या था, थी, थे, ये, ई, आ अथवा चुक्का, चुक्की आदि शब्द जो आए तो समझ जाओ ये सामान्य भूतकाल के जो है वाक्य के उदाहरण है। अब आगे चले हम इसमें पहचान मैंने इसको आपको बता दी। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे क्या है? पहले राम खाना खा चुका, रीना लखनऊ से लौट आई। तो यहाँ चुका, आई और इस तरह के मतलब ये जो और मतलब आए जो काम कंप्लीट कर चुके हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, या आ रहा है देखो, या, ये, ई, आ अथवा इसी टाइप के शब्द जो कोई हमारे इस वाक्य में आए तो समझ जाओ कि सामान्य भूतकाल के जो वाक्य हैं। इसी तरह हम आगे समझे इसमें वो है हमारा औसत भूतकाल, वह उसकी पहचान। असामान्य भूतकाल उसकी जो पहचान है उसमें क्या है? देखो इसकी पहचान के लिए हम इसको समझें। यहाँ पे इसमें क्या है हमारा? जैसे देखो धातु में या है, या है, ई है, में है, चुके हैं, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द जो है हमारे यूज हो तो ये समझो हमारे हैं आसन भूतकाल वह उसके वाक्य है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए शाम खाना खा चुका है, श्याम खाना खा चुका है, ठीक है। हम सब 8500 से बाहर हैं, हो चुके हैं। मतलब इस तरह के अगर कोई हमारे मतलब उदाहरण हो तो ये समझ जाओ हमारा ये इसके वाक्य हैं, आसन भूतकाल के वाक्य हैं। आगे चले हम इसमें। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या है समय। इसी तरह जो हमारे हैं इसमें जो है हमारा वो है सौभाग्य वर्तमान काल हो गया। इसमें क्या है? जैसे हमारे धातु में ता होगा, ती होगी, मतलब संभाव्य वर्तमान वो काल के वाक्य। जैसे उसकी पहचान क्या है? धातु में क्या होगा? गा रही होगी, इस तरह के अगर यूज हो तो समझ जाओ कि तो ये हमारे इसके वाक्य हैं। आगे हम चलेंगे। अब हमारे पास वर्तमान काल है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम समझे तो इसमें क्या है?
परिभाषा, वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है, वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुई है अभी तक। यानी कोई काम जो है उसका हमने शुरुआत कर दी है पर वो समाप्त नहीं हुआ है अभी तक, तो उस टाइप के जो वाक्य होंगे वो हमारे वर्तमान काल के वाक्य कहलाएंगे। वर्तमान काल के भेद हमारे पास 5 है, मुख्य रूप से इसके 3 भेद हैं। वैसे इसके 5 भेद हैं, मुख्य रूप से इसके 3 भेद हैं। अब इसके भेदों को हम डिस्कस करेंगे, इसके उदाहरण भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें है। देखो, सामान्य वर्तमान काल में एवं उसकी पहचान क्या होती है पहले समझे। तो धातु में क्या होगा, यानी लास्ट में क्या, धातु में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, तू, ता हूँ। अगर इस टाइप के वर्ड यूज हों तो समझ जाओ कि ये जो है हमारे वर्तमान काल के वाक्य हैं। उदाहरण के लिए, मैं गाना गाता हूँ या मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ क्या है, ता हूँ। वह गाना गाता है, ता है। तुम किताबें पढ़ते हैं, ते हो। अगर इस टाइप के वाक्य ते, ता, ते, ती है, इस टाइप के वाक्य हों, धातु में जो यूज हो, लास्ट में जो वर्ड यूज हो, तो समझ आओ ये जो है हमारे सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हैं। अब इस तरह हम इसके आगे से अगला हमारे पास है जो वो है तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, इसकी हम पहचान देखें तो क्या है, धातु में क्या होगा, यानी इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पे समझ लो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। धातु में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अगर इस टाइप के जो शब्द वाक्य जो है, वर्ड जो है यूज हो तो समझ जाओ कि तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल के हमारे उदाहरण है। उदाहरण के लिए, सीता गाना गा रही है, तो सीता क्या कर रही है, गाना गा रही है। दुष्यंत नहा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, वह गाना गा रहा है, रही है, रहे हैं। या इस तरह के जो हमारे जो वाक्य यूज अंत में जो शब्द यूज हो तो समझ जाओ कि तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल के ये वाक्य हैं। आगे हम चले तो आगे देखो क्या है यहाँ पे, इस तरह है संदिग्ध वर्तमान काल, वह उसकी पहचान क्या होती है। अब ये हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको समझाऊं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, धातु में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस टाइप के अगर वाक्य, इस टाइप के अगर शब्द यूज हो धातु में तो समझ जाओ कि संदिग्ध वर्तमान काल या काल के वाक्य हैं, यानी वो मतलब उसकी बात हो रही है। उदाहरण के लिए समझे, वह स्कूल जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह रो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस टाइप के अगर वो यूज हो तो समझ जाओ कि ये जो हमारे हैं ये संदिग्ध वर्तमान काल के उनके हमारे पास वाक्य हैं। आगे बढ़े, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के हमारे वाक्य हैं। इस तरह के चले हम, वो है हमारे पास भविष्य काल, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात करें, फ्यूचर टेंस की हम बात करें तो फ्यूचर टेंस में क्या है हमारे पास, भविष्य काल में क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले समझते हैं परिभाषा। वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले या आने वाली कार्य का बोध हो रहा है, यानी वह क्रिया जिसमें क्या है, भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का बोध हो रहा होगा तो वो हमारे क्या होगा, भविष्य काल कहलाता है। इसके मुख्यतः 3 टाइप होते हैं, ठीक है। भविष्य काल के मुख्यतः हम 3 टाइप में इसको बांटते हैं। पहले सामान्य, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, सामान्य बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या होगी, धातु के अंत में क्या होगा, गा, गे, गी, इसके तरह के शब्द यूज होंगे। धातु के अंत में क्या होगा, गा, गे, गी तरह के शब्द यूज होंगे तो उसको हम बोलेंगे सामान्य भविष्य काल का वाक्य है। मतलब आगे चले, इसका उदाहरण समझे हम। उदाहरण के लिए क्या है, देखो, वह स्कूल जाएगा, वह गाना गाएगा, इसमें क्या भविष्य की संभावना हो रही है एक तो, और गा, गी, गे के जो ये शब्द हैं ये यूज हो रहे हैं। वह नाचेगी, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के हम बोल सकते हैं, या सामान्य भविष्य काल के वाक्य को हम बोल सकते हैं, ठीक। आगे चले हम, यह हमारा संभाव्य भविष्य काल, शायद, हो सकता है, संभव है आदि, मतलब इस तरह के वाक्य हो। नोट कोई ना कोई संभावना व्यक्त होती है, इनमें क्या है, कोई ना कोई संभावना व्यक्त, जैसे यहाँ पे क्या है, शायद मैं कल आऊँ, मतलब संभावना हो रही है, शायद मैं कल आऊँ, इस तरह के वाक्य अगर यूज हो, कल आऊँ, या शायद कल वह आगरा जाएगा, हो सकता है कि कल रात में बारिश होगी। अगर इस तरह के वाक्य आपके मतलब सामने आएंगे जिसमें कोई संभावना व्यक्त हो रही होगी तो वो समझ जाओ कि संभाव्य भविष्य काल के वो वाक्य हैं, ठीक है। हेतु पद भविष्य काल, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा एक नोट दिया गया, इसको समझते हैं। इस नोट में क्या दिया है हमें, एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। इसमें क्या है कि इसमें जो है एक काम जो दूसरे पर निर्भर करता है, यानी शायद मैं कल जाऊंगा। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे, छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। जो हेतु भविष्य काल है इसमें क्या है कि देखो,
एक काम जो दूसरे काम पर निर्भर होगा। पहले क्या देखो, उदाहरण के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, ठीक। अगर उसको मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी तो भी वो पढ़ेगा, ठीक। तुम स्टेशन पर मिलोगे तो मैं जाऊंगा। तो इसमें क्या है, एक काम जो दूसरे काम पे निर्भर हो रहा है। बस आएगी तो मैं जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, और बस आएगी तो मैं स्कूल पे जाऊँ तो मैं स्कूल जाऊंगा, यानी बस के आने पे ही दूसरा काम होगा, मतलब स्कूल जाएगा, ठीक। इस तरह के अगर हमारे पास वाक्य हैं तो वो हेतु हमारे हेतु मध्य भविष्य काल के हमारे वाक्य हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो ये हमारे पास टेंस का हो गया, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज। अब हम आएंगे वाच्य के ऊपर, यानी वॉइस के ऊपर, जिसको हम एक्टिव पैसिव या जो हम बोलते हैं वॉइस के ऊपर आएंगे। वाच्य हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। तो अब इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, क्योंकि हिंदी में जो बहुत छोटा है और इंग्लिश में बहुत लंबा टॉपिक जाएगा है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें है क्या, परिभाषा क्या बोलती है हमारे पास, देखो। जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव से किसी एक की प्रधानता हो, यानी जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो, तो उस वाच्य कहते हैं, यानी उसे वॉइस कहते हैं हम, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है हमारे पास, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंप्रेसिव वॉइस, ठीक। तो ये होगी वाक्य की डेफिनेशन। जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो, यानी जिस क्रिया से हमें ये पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो, तो वो उसे हम वाच्य कहते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव, पैसिव और इंप्रेसिव। हिंदी में समझे, कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य। तो ये होगी वाच्य की पहचान और इसकी डेफिनेशन के प्रकार मैंने आपको बता दिए। अब इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं सबको कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसमें रूल्स फॉलो अप होते हैं। जैसे देखो, कर्तृवाच्य हमारा क्या है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी जिस वाक्य में अगर किसी वाक्य में जो है कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है, यानी क्रिया का जो सीधा संबंध है जो कर्ता से हो, तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी देखो समझो, जिस वाक्य में जो है कर्ता की प्रधानता हो, तो यानी सब्जेक्ट की प्रधानता हो, और क्रिया का सीधा संबंध जो है, यानी जो काम हो रहा है उसका जो सीधा संबंध है वो कर्ता से हो, यानी करने वाले से हो, तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए समझें यहाँ पे, तो राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है। राम जो पत्थर लिखना है किस पे निर्भर है, राम पे है। तो ये क्या हो रहा है, इसकी निर्भरता हो रही है, मतलब इसका क्रिया का जो है संबंध जो है किससे हो रहा है, कर्ता से हो रहा है। राम पत्थर लिखता है, मोहन गाना गाता है, रीना स्कूल जाती है। तो ये किसका हो रहा है, ये सीधा संबंध हो रहा है कर्ता से। इनका क्रिया का सीधा संबंध किससे हो रहा है, कर्ता से हो रहा है। तो इस तरह को इसको हम क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य वाक्य बोलते हैं। आगे इसमें एक नोट दिया है, यहाँ कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा संबंध जो है कर्ता से है हो रहा है, अतः यह कर्तृवाच्य वाक्य है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्रिया का सीधा संबंध जो है कर्ता से, यानी कर्ता राम से है या मोहन से है, रीना से है, ठीक है, और सीधा संबंध जो है कर्ता से हो रहा है, अतः यह कर्तृवाच्य। यहाँ पे क्या है, ये कर्तृवाच्य वाक्य है। इसमें क्या है, एक तो कर्ता प्रधान है और क्रिया का सीधा संबंध जो है कर्ता से हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य वाक्य, यानी एक्टिव वॉइस। तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसमें ये किसको कर्तृवाच्य वाक्य बोलते हैं। आगे चले हम इसमें अब हमारा कर्म वाच्य, कर्म करके डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वह क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, तो कर्म वाक्य कहलाता है। यानी जिस वाक्य में जो है कर्म की प्रधानता हो, यानी कर्म प्रधान हो, वह क्रिया का सीधा संबंध जो है कर्म से हो, यानी कार्य का सीधा संबंध जो है कर्म से हो, तो वह हमारा कर्तृवाच्य कहलाता है। तो उदाहरण के लिए इसकी पहचान क्या है, से, करना, के, द्वारा, ने, इस टाइप के अगर शब्द यूज हो तो ये जो हमारे शब्द होंगे ये हमारे कर्म वाच्य के उदाहरण है। उदाहरण के देखो, राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। देखो पहले क्या है, यहाँ कर्म की प्रधानता है। देखो कर्म क्या है, जाना, रेलगाड़ी से दिल्ली जाना, कर्म की प्रधानता है और क्रिया का सीधा संबंध किससे है, कर्म से है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक तो यहाँ पे से शब्द का यूज किया गया है पहले, तो इससे आप समझ जाओगे कि ये जो है हमारा कर्म वाच्य है, ठीक है। इस तरह की हमारे फैक्ट्री बंद करा दी गई, तो यहाँ क्या हो गया, करा दी गई, तो ये भी हमारा इसका वाक्य है। पत्थर लिखा गया, पत्थर लिखा गया, तो यहाँ देखो क्या है, जो हमारा पत्थर लिखना है जो क्रिया है इसका संबंध सीधा किससे है, कर्म से है, मतलब। तो इसकी तरह के जो वाक्य हैं हमारे, ये हमारे जो है कर्म वाच्य कहलाते हैं, ठीक। आगे हम चलें, इसमें लास्ट जो हमारे पास समझे तो वो है हमारे पास भाववाचक वाक्य, यानी इंप्रेसिव। इसमें क्या है, देखो
जिस वाक्य में कर्ता वह गौण अर्थात कर्ता व कर्म मौन होता है लेकिन भाव की प्रधानता होती है। इसमें क्या है कि कर्ता जो और कर्म जो है मौन होता है और लेकिन भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया का सिद्ध संबंध जो है भाव से होता है, वह हमारा भाववाचक वाक्य कहलाता है। मुझसे उठा नहीं जाता, ठीक है, उदाहरण के लिए मुझसे उठा नहीं जाता, यहाँ क्या हो रहा है, उठा नहीं जाता तो ये क्या भाव है। मुझसे चला नहीं जाता तो ये क्या भाव व्यक्त हो रहा है, ठीक है। मुझसे जो है हमारा ये खाया नहीं जाता। तो इस तरह के अगर वाक्य हैं तो हमारे जो है हमारे भाववाचक वाक्य के वाक्य हैं, ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता वह मौन जो गौण अर्थात कर्ता वह कर्म मौन होता है, तो इस तरह के वाक्य हमारे भाववाचक वाक्य कहलाते हैं। अब हम चलेंगे कुछ एमसीक्यू है उनको हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। तो ये थे हमने जो टॉपिक डिस्कस किया। अब हम अपने एमसीक्यू के ऊपर आएंगे, जो हम एमसीक्यू अब हमारे पास देखो पहला वाक्य जो हमारे पास एमसीक्यू जो यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया है उसको हम देखेंगे। तो एमसीक्यू में देखो पहला हमारे पास दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा वाक्य है, मतलब कि ये जो वाक्य है कौन सा वाक्य है, ठीक है। दीपक जला और अंधेरा हुआ, ये हमसे पूछा कि कौन सा वाक्य है। ये तो उदाहरण देखो यहाँ पे सुक्त वाक्य है, संकेत वाचक है, विधान वाचक है या मिश्र वाक्य है। तो जो ये दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, तो ये जो हमारा है दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, तो इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पे सुक्त वाक्य का योजक चिन्ह लगा है, चिन्ह है मतलब, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये जो आएगा हमारे पास सुक्त वाक्य, दीपक जला और जो नियोजक चिन्ह लग गया मतलब इस तरह का। तो ये जो जब ऐसा और बीच में आ जाए तो समझ जाओ कि ये जो सुक्त वाक्य है, मतलब जो हमारा सुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे चले हम इसी में। मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। अगला है मुसीबत आ जाए तो भागना नहीं। ये कौन सा हमारा वाक्य है, मुसीबत आ जाए तो भागना नहीं। तो ये संयुक्त वाक्य तो है नहीं क्योंकि और आदि शब्द यूज नहीं है, सरल भी नहीं है, मिश्र है या आज्ञार्थक है, तो आज्ञार्थक भी नहीं है। तो ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा मिश्र है क्योंकि यहाँ पे तो शब्द का हमने यूज किया है। तो जब मैंने आपको मिश्रित वाक्य पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया तो आदि शब्द का यूज हो तो ये जो वाक्य होते हैं हमारे ये मिश्रित वाक्य कहलाते हैं, ठीक। आगे चले। जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं जाएगा। देखो अब ये वही बात आ गई, जब तक तुम जाओगे जब तक तुम आओगे नहीं तब तक वह नहीं जाएगा। तो यहाँ पे दो कर्म क्रिया हो रही है और ना होने की संभावना भी हो रही है। तो ये वाक्य किसका वाक्य है, तो कोई बता सकता है ये तीनों में से कोई इनमें से कौन सा, सुक्त तो है नहीं है, सरल भी नहीं है, ठीक है, तो या मिश्रित है या मिश्रित है, तो मिश्रित भी नहीं है। तो ये क्या है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है इसका, ये तीनों में से कोई भी नहीं है, ठीक। आगे चले हम। यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। देखो यहाँ पे क्या है, यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। तो यहाँ एक संभावना जो है हमारे पास प्रकट हो रही है, ठीक। यहाँ पे एक संभावना मतलब हो रही है, मतलब तो शब्द हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये आपको पता है जब तो शब्द यूज हो जाए तो वाक्य सीधा सोचना है, ना सरल है, ना संयुक्त है, ना संकेत है, सीधा मिश्रित वाक्य है हमारा। क्या है, मिश्रित वाक्य है। इसका राइट आंसर आएगा मिश्रित। इसका राइट आंसर क्या आएगा, मिश्रित। अगला क्वेश्चन देखिए हम काल इसमें से। देखो समझो यहाँ पे क्या है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में, देखो जो अनुशासन में रहे। इच्छावाचक वाक्य है या सरल वाक्य है या हमारा मिश्रित है या संयुक्त है। देखो क्या, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। तो ये जो वाक्य हमारा है ये ना इच्छावाचक है, ना सरल वाचक है, ना संयुक्त है, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य है क्योंकि ये मिक्सअप है यहाँ पे। ये देखो, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, ठीक। अब हम चलेंगे कुछ उदाहरण देखेंगे वाच्य से और लास्ट में देखेंगे हम काल से, ठीक है। तो पहला हमारा जो वाच्य से है, इसमें पहचानना है कौन सा वाच्य है, ठीक है। इनमें से कौन से वाच्य के भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संज्ञा, सर्वनाम, कारक वचन, कर्ता का काल, क्रिया का फल। तो वो जो वाच्य के हमारे पास भेद हैं वो हमारे हैं यहाँ पे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, ठीक। आगे चले हम। वाच्य क्या कहलाता है, यहाँ पे वाच्य की डेफिनेशन पूछी गई है। संज्ञा के भेद,
उदाहरण के लिए या सर्वनाम के भेद या विशेषण के भेद या क्रियाओं के विधान। तो जो हमारे वाच्य होते हैं वो होते हैं हमारे क्रियाओं के विधान। तो मैं जब आपको बताया था कि ये क्रियाओं के विधान है, ठीक है, तो ये हमारा वाच्य कहलाता है। राइट आंसर आएगा इसका डी। आगे चले हम, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। अब यहाँ पे कर्तृवाच्य पूछा किसे कहते हैं। पहला है जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग बहुवचन के अनुसार किया जाता है वो है। अगला है जिन क्रियाओं में भाव प्रधान है वो है, या जिन क्रियाओं में शब्द प्रधान है या वो है। ये लास्ट में है जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार किया जाए। तो हमसे पूछा गया कि कर्तृवाच्य क्या है। तो कर्तृवाच्य जो हमारा आएगा जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग बहुवचन के अनुसार किया जाता है। तो जब कर्तृवाच्य क्या आएगा, जब जहाँ क्रिया का प्रयोग जो है वाक्य के कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है तो वो हमारा कर्तृवाचिक वाक्य कहलाता है। आगे चलें, वाच्य के कितने भेद होते हैं। सिंपल सा है, आपको बता सकता है वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के हमारे पास कितने भेद हैं, सिंपल 3 भेद है, मैंने आपको पढ़ाया, कर्तृ, कर्म और भाव। आगे देखें, इसमें जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाक्य होता है। देखो मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है आपको। तो ये कर्म वाक्य है, कर्तृ है, भाववाचक है, मिश्र वाच्य है। तो ये हमारा कर्तृवाचक वाक्य है, ठीक है। जब मतलब मैंने आपको आपको इसकी डेफिनेशन बताई, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार है तो वह हमारा क्या है, कर्तृवाचक वाक्य कहलाता है। आगे चले, कुछ क्वेश्चन काल से इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो 10th हमने पढ़े हैं उससे है। मैंने आम खाया वाक्य किसका उदाहरण है, हमसे पूछा गया मैंने आम खाया किसका जो उदाहरण है, मतलब है तो कौन सा है, मतलब है सामान्य वर्तमान का है, या हमारा जो है ये सामान्य वर्तमान का है, या पूर्ण वर्तमान का है, या आश्रित आसन्न भूतकाल का है, या अपूर्ण भूतकाल का है। तो ये जो हमारा जो वाक्य है वो है आसन्न भूतकाल का ये वाक्य है, मैंने आम खाया। आगे चले, मनुष्य और आगे बढ़ा, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है, मनुष्य और आगे बढ़ा। मनुष्य जो है और आगे बढ़ा तो इसमें कौन से वाक्य का काल है, बड़ा, आ है। देखो बड़ा, जब आ हो तो मैंने आपको क्या था, आ बड़ा। तो भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल है, सामान्य काल है। तो ये जो हमारा है ये भूतकाल का वाक्य है, मनुष्य और आगे बढ़ा। जब ये शब्द यूज हो जाए, आ शब्द यूज हो जाए तो समझ जाओ कि ये भूतकाल है, तो ये हमारा भूतकाल का है, ठीक। आगे देखें हम, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है क्या कहलाता है, जिससे वर्तमान काल में काम से पूरा होने की संभावना रहती है उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, या पूर्ण वर्तमान काल, या संभाव्य वर्तमान काल। तो ये कहलाता है हमारे पास संभाव्य वर्तमान काल। देखो जिसमें वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना, तो ये आ गया हमारा संभाव्य वर्तमान काल, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी। आगे चले, तो वह क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं, जो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसको हम कहते हैं वो कहते हैं वर्तमान काल। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को हम कहते हैं वर्तमान काल। इस तरह आगे हमारे पास है, क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या लगते हैं, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया के करने में काल कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो क्रिया के करने में जो समय लगता है वो काल कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको काल की सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी, उसी को हम काल कहते हैं। कब पूर्ण हुआ, कितने समय में पूर्ण हुआ, तो उसको हम काल कहते हैं। अगला है, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, से क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं भूतकाल। ये काम खत्म हो चुका है तो भूतकाल है, भूतकाल हो गया, ठीक। आगे चलें, भविष्य में होने वाली क्रिया को कहते हैं क्या, भविष्यकाल कहते हैं। फिर सिंपल सी बात है, भविष्य में होने वाली क्रिया को कहते हैं भविष्यकाल कहते हैं, ठीक। अगला हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो देखो यहाँ पे, जिसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि, जिसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, तत्कालिक वर्तमान कहते हैं, पूर्ण वर्तमान कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, उसको कहते हैं हम पूर्ण वर्तमान काल।
इसका राइट आंसर का पूर्ण वर्तमान काल। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर जिस किसी ने वीडियो देखी नहीं है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके जो वीडियो देख सकता है। अगर आपको ये नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप सबको मैंने पहले ही बताया है, तो ये आपको तब भी मिलेंगे, क्योंकि आपको इसके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है करवानी होगी, जिसका जो चार्ज रखा गया है 200 रुपये रखा गया है। अगर किसी को करनी है तो वो मुझसे आके कॉन्टैक्ट कर सकता है।